जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SIR के सिंह पर। आज हम एडुटेरिया के 5000 प्लस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है NCERT सार संग्रह पर बेसिस है और बहुत सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर भी उसमें दिया हुआ है, तो उसी को हम करेंगे। और अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आया तो ये पूरा 100 सेट है 50-50 का, पूरा आप लोग को हम करवा देंगे। तो आज हम देखेंगे इस सेट को। उससे पहले अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका नाम है परफेक्ट एडुशाला, क्यूज चलाया जा रहा है। लूसेंट अभी चल रही है, तो आप भी अगर शुरू से लूसेंट पढ़ना चाहते हैं, उसमें और भी बहुत सारी किताबें चलेगी, जैसे दृष्टि सामान्य ज्ञान हो गया, लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, वो सब। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल। उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता आपसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में उसका लिंक दे दूंगा मैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा उस ग्रुप को। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त मैं नौकरी में रहने के बाद भी सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ। तो आप अपने उन भाइयों को भी सपोर्ट करें जिनके पास साधन का कमी है। देखिए, जिसके पास पैसा है उसके पास पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वैसे लोग जो गांव देहात में रहते हैं या दूर दराज के गांव में रहते हैं, जिनके पास ज़्यादा साधन नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं है, स्पेशली उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़। तो ये सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा दोस्त, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो, इसमें आप एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे क्वेश्चन का। कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेनेशन के बाद एक क्वेश्चन 150-200 क्वेश्चन आपको हो जाएगा, समझ लीजिए। तो एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा एक क्वेश्चन को। जैसे उदाहरण के लिए हम पहला लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? तो ये दिया गया था दोस्त महारानी एलिजाबेथ द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में दिया गया था ये चार्ट महारानी एलिजाबेथ द्वारा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक फरमान जारी किया था, जिससे भारत के पूर्वी क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का आदेश दिया था, फरमान पत्र एक जारी किया था। एलिजाबेथ प्रथम जो थे, तो उनकी मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी में। तो उनके जगह पर शासक बनते हैं जेम्स प्रथम, और इन्हीं के शासनकाल में 1608 ईस्वी में ये कैप्टन हॉकिंस आते हैं इंडिया। तो चूँकि जब फरमान जारी किया गया था व्यापार के लिए, तो उस समय भारत पर अकबर शासन कर रहे होते हैं। तो जेम्स प्रथम को यही पता होता है कि अभी भी भारत में अकबर शासन कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, और शासन गद्दी पर बैठ जाते हैं जहांगीर। तो चूँकि ये कैप्टन हॉकिंस को भारत आने का फरमान अकबर के नाम से जारी किया जाता है, लेकिन फिर बाद में इसको सुधार कर जहांगीर किया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कौन से ऐसे नेता थे जो उग्र राष्ट्रवादियों में नहीं थे? तो आप बाल गंगाधर तिलक को जानते होंगे, लाल बाल पाल, तो फेमस गरम दल के नेता थे। तो लाल शुरू में है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो ये नहीं हो जाएगा, आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन आते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो पहला है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के परस्पर सहयोग में वृद्धि हुई। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं हुआ था। समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि, ये भी नहीं हुआ था दोस्त। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का प्रारंभ। संतुष्टि मिले। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह का हम काल जानते हैं दोस्त। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में हुआ था। इस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे, और ये लॉर्ड बेवेल के बारे में हम बोले तो लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल 31 से 36 रहा था दोस्त। और लॉर्ड लिनलिथगो का आप जान ही गए हैं कि 36 से 43 रहा था, और यही सही आंसर भी होगा। और माउंटबेटन के तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसका 47 से 48 रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो हम शुरू से देखते हैं दोस्त। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1932 में हुई थी।
और अब आते हैं इंडियन एसोसिएशन पर, तो इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। अब सी ऑप्शन पर आते हैं, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। और कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था यही थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले हम साइमन कमीशन के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन हुआ था और 1928 में भारत आया था। इसका प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। पहला इसका बिंदु था कि भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत और देसी रियासत शामिल हो। दूसरा था केंद्र में उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो। और तीसरा था वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियाँ दी जाए। चौथा था एक लचीले संविधान का निर्माण। कहीं ना कहीं जो भी कमीशन का गठन हुआ दोस्त, उसका मुख्य कारण यही था कि अंग्रेज भारत पर जो शासन था उसको और मजबूत पकड़ बनाना चाहते थे कमीशन के माध्यम से। तो इसमें है कि इसमें प्रांतों में द्वैत शासन, पहला ऑप्शन में आता है कि प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की गई। तो प्रांतों में नहीं दोस्त, यहाँ संघ में की गई थी। और दूसरा है गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद की स्थापना करने का सुझाव दिया गया। ऐसा कुछ नहीं बोला गया था दोस्त। तीसरा है इसमें केंद्र में द्वि सदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसमें क्या किया गया था कि बोला था कि केंद्र को एक सशक्त राज्य की स्थापना की गई, केंद्र में एक उत्तरदायी शासन और सशक्त शासन की स्थापना किया जाए। तो सी सही हो जाएगा दोस्त। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्त। इसका आंसर आप लोग जानते भी होंगे पहले से, तो लिबरल पार्टी है। अब 8वां क्वेश्चन आते हैं। 8वां क्वेश्चन है भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ था। तो ये स्कंदगुप्त के समय हुआ था दोस्त। तो 8 क्वेश्चन। अब हम आते हैं 9वां क्वेश्चन पर। तो 9वां क्वेश्चन है बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो महायान से है दोस्त। महावस्तु पुस्तक है महात्मा बुद्ध का, जिसमें जीवन वृत्तांत का वर्णन किया गया है। ये बुद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। बुद्ध धर्म बाद में 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो ये महायान शाखा से संबंधित है। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि महावस्तु में म से शुरू होता है और ये महायान भी म से शुरू होता है। अब चलिए 12वां क्वेश्चन आते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था। तो ये इबादत खाना था। तो इबादत खाना आप समझ गए होंगे दोस्त। अब चलिए 13वां क्वेश्चन पर आते हैं। संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो ये अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे दोस्त। तो आंसर हो जाएगा अकबर, सी ऑप्शन। अब 14वां पर आते हैं। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। तो न्यू कैसल पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 15वां क्वेश्चन पर आते हैं। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। अब चलिए, यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर है। तो बिल्कुल गलत है दोस्त। यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर नहीं बल्कि लंबवत होती है। अब इनकी संख्या 180 है। देशांतर रेखा की संख्या आप लोग जानते होंगे दोस्त, इसकी संख्या 180 को प्रदर्शित करती है। और चौथा है देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्त। देशांतर रेखा जैसे ध्रुव की ओर जाती है, एक दूसरे से पास आने लगती है, ध्रुव पर एकदम सब एक ही जगह मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। और सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है इसका 2 रेखाओं के बीच, वो विषुवत रेखा पर होगा। तो 15वां के डी। अब चलिए, अब 16 क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। ये इसमें पूछा गया है, सभी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे उत्तर में कौन है और उसके बाद दक्षिण में मतलब अगर आप मैप में देखिएगा तो ऊपर से नीचे के क्रम में सजाया गया है। तो चलिए, इसका इसमें 4-5 पहाड़ियाँ दी हुई है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, अल्लाह मलाई पहाड़ियाँ। तो नहीं दोस्त, नल्ला मलाई के बाद सबसे पहले जावदी पहाड़ियाँ हैं, नल्ला मलाई के बाद जवादी पहाड़ियाँ। तो नल्ला मलाई के बाद जवादी आते हैं, किस में है,
ये दो है, बी और सी। अब इसमें से हमको देखना है, तो चलते हैं। जवादी पहाड़ियों के बाद आएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, तो बी और सी दोनों में नीलगिरी ही है। उसके बाद हाँ, लेकिन बी ऑप्शन में नल्ला मलाई नहीं है शुरू में, इसमें अन्ना मलाई है। तो अन्ना मलाई सबसे नीचे है, सबसे दक्षिणी छोर पर है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नल्ला मलाई, जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्ना मलाई पहाड़ियाँ। अब चलिए 17वां क्वेश्चन की और चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो आप जानते होंगे दोस्त, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है। इसी कारण बिहार में बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण कोसी नदी ही है। ये उत्तरी बिहार इससे बहुत प्रभावित होता है, हर एक साल बाढ़ में लाखों घर तबाह हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। और एक क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा कि बिहार की शोक कोसी नदी को ही कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं दोस्त। तो 18 में है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, ये तो उपजाऊ मिट्टी है दोस्त। मरुस्थलीय बालू मिट्टी, इसमें तो लोहा नहीं पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी, हाँ दोस्त, देखिए लैटेराइट मिट्टी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और रेगुर या काली मिट्टी तो आप जानते ही होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब ए ऑप्शन है, यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो प्रकाश बिल्कुल एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है दोस्त। इसका व्याख्या जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में मैक्सवेल किए थे। तो ये चीज़ आप कहीं ना कहीं सेट के बगल में या कॉपी पर लिखते रहिएगा। तो एक चीज़, प्रकाश विद्युतीय तरंग की व्याख्या मैक्सवेल किए थे। दूसरा बी ऑप्शन है, यह एक कण प्राकृतिक की है। तो कण प्राकृतिक प्रकाश का न्यूटन दिए थे, तो ये भी सही है। और तीसरा है, यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है दोस्त। आप लोग जानते होंगे प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत, उसमें मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया, उसमें बताया था कि प्रकाश एक बंडल के रूप में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी मतलब सब सही है। अब चलिए, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में दोस्त ऑप्शन है किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, मल्टीफ्लेसिंग। तो किण्वन हो जाएगा दोस्त। बायोगैस संयंत्र में कहीं ना कहीं गोबर एक सड़ता है और उससे बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, उसको सड़ा देते हैं, तो किण्वन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 का। अब चलिए, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं के आकार क्या होता है दोस्त? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, पता नहीं। होता है इस कारण, तो इसलिए परमाणु का आकार घटता है। अब 22वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है? तो प्रकाश जैसे दोस्त, प्रकाश धूल कण से टकराती है तभी इधर उधर फैलती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? अब पहले जानना होगा दोस्त कि यौगिक होता क्या है। तो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद जो जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। तो तत्व या जो आयन बोले तो उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो हमेशा ये जीरो होता है, तभी यौगिक स्थिर हो पाता है। उसका ऑक्सीकरण संख्या जीरो रहेगा तभी यौगिक स्थिर हो पाएगा। अब चलिए, सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो सर्प विरोधी सुई में दोस्त स्वर्ण यौगिक होता है। सर्प विरोधी सुई आप याद कर लीजिएगा इसको, कि सर्प विरोधी सुई में स्वर्ण का एक यौगिक होता है। अब देखिए, दाब का विमीय सूत्र है, तो हम आपको विमीय सूत्र निकालना बता रहे हैं दोस्त, कि विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। पहले, जब केजी के लिए विमीय सूत्र में एम यूज करते हैं, केजी के लिए आप कॉपी पर लिखते जाइएगा। और जो डिस्टेंस होता है, जैसे डिस्टेंस का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो मीटर के लिए हम एल यूज करते हैं दोस्त, और समय के लिए टी यूज करते हैं। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है दोस्त बल बटा क्षेत्रफल। अब अगर हम बल का परिभाषा देखें, तो बल होता है मास इंटू एक्सक्लेरेशन। तो मास के लिए हम यहाँ सबसे पहले इसका एसआई मात्रक लिख देते हैं। तो मास का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त? मास का हो जाएगा केजी, और एक्सक्लेरेशन का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और चूंकि क्षेत्रफल है तो नीचे भी क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर नीचे हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। अब देखिए, केजी के लिए हम क्या लिख देंगे दोस्त? एम लिख देंगे, और मीटर के लिए क्या लिख देंगे? तो एल लिख देंगे। अब
जो सेकेंड है उसके लिए क्या लिख देंगे दोस्त, टी लिख देंगे। तो ऊपर हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल पहले से एक है, इसमें से माइनस दो घटेगा तो हो जाएगा, अगर आप कैलकुलेशन करिएगा तो एम एल माइनस वन और टी के पावर माइनस टू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसी के साथ आप बीमीय सूत्र भी निकालना समझ गए होंगे कि बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। ये चीज़ अब आगे जो क्वेश्चन आएगी उसमें आप खुद से निकाल लीजिएगा बीमीय सूत्र। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैव सेल क्या है? तो जैव सेल में कोयला आ जाएगा दोस्त, जो जैव सेल का यहाँ बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो जो हमारा मेमोरी स्टोर होता है दोस्त, वो सेरेब्रम में स्टोर होता है और ये मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। आंसर हो जाएगा दोस्त अर्कियोपटेरिक्स, ऑप्शन नंबर बी अर्कियोपटेरिक्स। अर्कियोपटेरिक्स एक ऐसा पक्षी है जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन इसकी सारी विशेषता सरीसृप की जैसी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन है दोस्त। कहीं ना कहीं आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि भूपर्पट्टी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व, तो उसका भी आंसर ऑक्सीजन ही हो जाएगा। अब चलिए तीसवां क्वेश्चन पर आते हैं कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक विभवांतर का एसआई विभवांतर का मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है पूछ रहा है दोस्त। तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा कि विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 31वां। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ये हमारे ग्रुप का भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें लूसेंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति करता है। अब चलिए, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है दोस्त। अब 33वां क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है दोस्त? तो भारत की सांसद के अनुमोदन से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्त। और यही पूछता कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तब जापान के संविधान हो जाता। तो विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से। अब चलिए 35वां क्वेश्चन में आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए, अब यहाँ है सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करें। पहला है भाषाओं का उल्लेख। तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है दोस्त, आप लोग जानते होंगे। बी है तो 1 का हो जाएगा 2। अब दल विरोधी अधिनियम, तो दल विरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में है दोस्त, तो इसका हो जाएगा दल विरोधी। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, तो भूमि सुधार अधिनियम ये 9वीं अनुसूची में है दोस्त। 1951 में इसको जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। तो आप लोग पूरा समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भूमि सुधार बी हो जाएगा। अब 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 चार्टर एक्ट के तहत 1834 में किया गया था दोस्त। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो 37 का बी, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 18। और पूछेगा कि कब किया गया था, तो 1834 और किस चार्टर एक्ट के तहत, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है दोस्त गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति। लाल क्रांति के बारे में आप लोग जानते होंगे कि लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, जिसमें आप और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि टमाटर उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है दोस्त? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और मांस उत्पादन में यूपी हो जाएगा। अब थोड़ा बी ऑप्शन को देख लेते हैं, नीली क्रांति। तो नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है दोस्त। और अभी जो
सर्वाधिक मछली उत्पादन राज्य है वो कर्नाटक में होता है। और एक चीज़ और, केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और नीली क्रांति लगभग 1985 से लेकर 90 में हुआ था। 1985 से 90 के बीच में इसका मुख्य कार्यकाल रहा था। तो इसमें आप 5 क्वेश्चन सीख गए कि लाल क्रांति किससे संबंधित है। फिर से बोलिएगा, टमाटर और मांस से। और टमाटर उत्पादन में प्रथम राज्य तो महाराष्ट्र, और मांस उत्पादन में यूपी। तो इसका आंसर हो जाए। और गोल्डन क्रांति के बारे में भी आप लोग जान लीजिए दोस्त कि जो गोल्डन क्रांति है वो 1991 से 2003 के बीच में ज़्यादा एक्टिव रहा था। यह बागवानी शहद उत्पादन से संबंधित है, और बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है गोल्डन क्रांति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्त IMF और विश्व बैंक। IMF 1944 में इसका स्थापना हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, और विश्व बैंक का भी स्थापना दोस्त यहीं पे हुआ था। लेकिन विश्व बैंक के स्थापना का उद्देश्य था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान जो टूट गया था उसके पुनर्निर्माण, मतलब फाइनेंशियली टूट गया था, कमज़ोर पड़ गया था, उसके पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से किसको जाना जाता है, तो IMF और विश्व बैंक को। अब चलिए 40 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण दोस्त 1949 में किया गया था। और अगर इसका स्थापना पूछेगा कि रिजर्व बैंक का स्थापना कब किया गया था, तो आप लोग जानते होंगे 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना किया गया था। अब 41 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। तो हिंदू राष्ट्र का विचार BD सावरकर हो जाएगा दोस्त। BD सावरकर का विचार था हिंदू राष्ट्र का। अब चलिए, भारत में आय कर है, तो जो हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं वो किस प्रकार का कर है। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील टैक्स है इनकम टैक्स। अब चलिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्त। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप ट्रिक बना सकते हैं कि अंधा कच्चा पूड़ी बना रहा है, मतलब कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसको याद करने के लिए ऐसा ट्रिक बना सकते हैं कि अंधा आदमी कच्चा पूड़ी बनाएगा, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब चलिए 44, हिमानी उत्तर पूरब का पर्व का संबंध किस खेल से है। उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है। तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मलखम्ब से है दोस्त। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, मलखम्ब से। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मलखम्ब से है। अब चलिए, निफक आंदोलन के प्रणेता थे। तो निफक आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर C, निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो दादू दयाल। अब चलिए, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था। अब देखिए, द्रकमा जो शीशा है वो ग्रीक लोगों ने चलाया था, द्रकमा शीशा को। तो आप याद रखेंगे, द्रकमा शीशा अगर क्वेश्चन आएगा तो ग्रीक हो जाएगा आंसर। अब बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्त। जो नए एलुवियम का जमाव होता है उसको बोलते हैं खादर, और जो पुराना जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं, पांगर। अब चलिए, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, उस समुद्री सीमा का नाम पूछ रहा है कि मतलब उस लाइन को क्या बोलते हैं जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है, तो उसको बोलते हैं दोस्त थर्मोक्लाइन। याद रखेंगे, जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है उसको बोला जाता है थर्मोक्लाइन। अब 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त, बेसल मापदंड किससे संबंधित है। तो बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। तो आप याद रखेंगे कि बेसल मापदंड जो शब्द है वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। अब चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश में पहली बार इसी तरह से हमारे साथ पढ़ते रहें। उसके अलावा टेलीग्राम में भी आपको लूसेंट चलाया जा रहा है और भी बहुत सारे किताब चलाए जाएंगे। इसका भी आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा टेलीग्राम में, क्वेश्चन बनाकर जिसका आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।